हेलो प्यारे बच्चों। पिछली वीडियोस में हम उत्तल और अवतल दर्पण के मुख्य बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं, उनकी परिभाषाओं को अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपको बता दें कि दर्पणों का मुख्य कार्य क्या होता है। प्रतिबिंबों का निर्माण करना। जब भी वस्तु किसी दर्पण के सामने आती है या रखी जाती है, तब आप जानते हैं कि वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। मान लीजिए ये एक वस्तु है और यहाँ से कुछ प्रकाश की किरणें निकलेंगी और दर्पण पर पड़ेंगी और परावर्तन के बाद कहीं मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। तब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वो वस्तु हमें दिखाई देगी। वस्तु तो हमें ऐसे भी दिखाई दे रही है, वस्तु तो हमें वैसे भी दिखाई दे रही है, लेकिन वस्तु की तस्वीर जो दर्पण में से हमें दिखाई देगी वो उसका प्रतिबिंब होगा। अब ये जो परावर्तन होता है ये प्रकाश की किरणों का हो रहा है, ठीक है। अब वस्तु अगर यहाँ होती है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अलग प्रकार का बनेगा। वस्तु जब यहाँ होती है तो प्रतिबिंब अलग प्रकार का बनेगा। हो सकता है कि दर्पण के पीछे बने, हो सकता है दर्पण के पीछे बने, हो सकता है दर्पण के आगे बने, कहीं भी बन सकता है। वो वस्तु की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो प्रकाश की किरणें होती हैं इसके बारे में सोचिए कि प्रकाश की किरणें क्या सिर्फ यहाँ से निकलती हैं? नहीं, प्रकाश की किरणें वस्तु के हर भाग से निकलती हैं। वस्तु के हर भाग से निकलती हैं। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वस्तु में से अपने आप में से नहीं निकलती किरणें। वो अगर वस्तु खुद ही एक प्रकाशमयी वस्तु है तो अपने में से प्रकाश निकाल सकती है। लेकिन अगर कोई वस्तु एक अपारदर्शी या बिना प्रकाश वाली वस्तु है तो क्या है, आसपास का जो प्रकाश होता है वो इस पर पड़ता है, इस पर टकराता है, वो दर्पण की ओर जाता है। सिर्फ दर्पण की ओर नहीं, हर दिशा में जाता है। लेकिन वो प्रकाश जो दर्पण की ओर जाता है और टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचता है या पर्दे की ओर पहुंचता है, वह प्रतिबिंब बनाता है। अब जो ये प्रकाश यहाँ से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, हम सारे प्रकाश की किरणों को ना लेने की बजाय सिर्फ दो प्रकाश की किरणों को ले लेते हैं जो कि उसके ऊपर वाले सिरे पर हैं। और यही प्रकाश का जो किरणें हैं वो यहाँ पर टकराएंगी, वापस जाएंगी। जो भी व्यवहार होगा वो बाकी सभी तरह की किरणों का होगा। अब जो प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे तो है नहीं कि अब सारी की सारी प्रकाश किरणें बिल्कुल सीधी जाएंगी। कुछ किरणें यहाँ से भी जाएंगी, कुछ किरणें यहाँ से भी जाएंगी और दर्पण पर पड़ेंगी। तो इस तरह कुछ नियम हैं, कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करते हुए ये जो दर्पण होते हैं, उत्तल या अवतल जो भी दर्पण होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। वैसे मुख्यतः 3 प्रकार के नियम हैं। उन तीनों नियमों को पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं, फिर हम उसको पेपर पर ड्रॉ करते हैं। फिर हम उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करते हुए वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखेंगे और रखने पर उनके विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाएंगे और उनकी विशेषताएं जानेंगे। चलिए पहले एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम 2 दर्पण लेंगे, उत्तल और अवतल, दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे लेकिन रखेंगे पास पास ही ताकि उन दोनों की तुलना भी हो जाए। और आपको बता दें कि हमने फोकस की परिभाषा के लिए अभी बताया था आपको कि फोकस क्या होता है, वो भी इसी एक्टिविटी में हम कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने 2 दर्पण लिए हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये इसकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष है, और ये जो बिंदु है जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये दर्पण है आपस में जुड़े हुए हैं, मिल रहे हैं, वो इसका ध्रुव है। इसके बारे में इसके बाद में स्टडी करेंगे। और अभी चलिए प्रकाश की किरण लेके आते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के केसेस हो सकते हैं जब प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दूसरा, प्रकाश की किरण क्या होगी जब फोकस में से गुजरेगी, तब क्या होगा परावर्तन के बाद। और तीसरी होगी जब प्रकाश की किरण क्या है, वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण की ओर बढ़ती है, तब प्रकाश की किरण का क्या होगा। चलिए अब इन तीनों चीज़ों को हम बारी बारी से स्टडी करते हैं। सबसे पहले प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। देखिए प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो क्या हो रहा है। देखिए प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। समांतर जाने के बाद क्या है, परावर्तन हो रहा है। परावर्तन होने के बाद क्या है, वो मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर जाके क्या है, मिलती है या क्रॉस करती हुई जाती है। वह बिंदु क्या कहलाता है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस। थोड़ा इधर भी देख लेते हैं, इस साइड देख लेते हैं, इस साइड भी यही स्थिति है। देखिए
पहली बात है, प्रकाश की किरण का समांतर होना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है तब यह जो केस है होता है, यहाँ से समांतर जा रही है, परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर, मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर मिलती है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है फोकस। तो बच्चों, फोकस की परिभाषा आपको क्लियर हो गई। अभी इसी तरह से जब प्रकाश की किरण, दूसरा केस देखते हैं। प्रकाश की किरण जब फोकस में से आती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद उसका क्या होता है? वह मुख्य अक्ष के, देखिए ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, उसका मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। ठीक है, दिख रहे हैं? देखिए ये प्रकाश किरण आ रही थी और परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद क्या है, वो मुख्य अक्ष के, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। अब आपके मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा, ये जो जा रही है प्रकाश किरण वो तो बहुत ही क्या है, ब्राइट है, चमकीली है, लेकिन जो परावर्तन के बाद होती है वह क्या है, बहुत ही धुंधली है। वो इसलिए होता है बच्चों कि जो प्रकाश किरण जाती है परावर्तन के बाद यहाँ कुछ ना कुछ जो प्रकाश की जो मात्रा है वो सोख ली जाती है और बहुत ही कम मात्रा है जो परावर्तित हो पा रही है। ठीक है, लेकिन परावर्तन तभी बोला जाता है जब परावर्तन की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ क्या है, थोड़ा सा, क्योंकि जिस माध्यम में ये प्रकाश जो किरणें हैं गुजर रही हैं वह भी प्रकाश को बहुत अधिक मात्रा में सोख रहा है। दूसरा बिंदु क्या हो गया? दूसरा बिंदु ये हो गया जब प्रकाश की किरण जो है फोकस में से गुजरती हुई आती है और दर्पण पर पड़ती है, परावर्तन के बाद क्या है, वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं। तीसरा बिंदु कहता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, देखिए वक्रता केंद्र इसका कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे फोकस था, तो वक्रता केंद्र इसका थोड़ा सा इससे उतनी ही दूरी पर पीछे होगा। मैं इसको थोड़ा सी इसकी दिशा परिवर्तन करता हूँ। देखिए फोकस में से तो ऐसे जा रही है, थोड़ा सा पीछे से लेके आते हैं प्रकाश किरण, तो क्या होता है, देखिए बिल्कुल दूसरी किरण दिखाई नहीं दे रही। नहीं दिखाई दे रही का मतलब ये नहीं कि किरण नहीं है, दूसरी किरण नहीं दिखाई दे रही का मतलब है कि जो प्रकाश की किरण है वो वैसे ही वापस चली गई है। अब देखिए इसमें दूसरी किरण दिखाई दे रही है। अब यहाँ देखिए ये जो प्रकाश किरण है जो यहाँ से आ रही है, यानी कि इस बिंदु से आ रही है, वो परावर्तन के बाद टकराकर वैसे ही वापस जा रही है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती हुई दर्पण की ओर बढ़ती है तो वह परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। इधर से भी देख लेते हैं, दूसरी दिशा से भी देख लेते हैं, दूसरी तरफ से। थोड़ा मैं डायरेक्शन बदलता हूँ थोड़ी सी इसकी, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ट्रिक कर रहे हैं कुछ। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ कहीं इसका वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र से देखो थोड़ा सा दिशा चेंज करता हूँ। इस बिंदु पर देखिए, इस बिंदु पर फोकस कीजिए और यहाँ देखिए, यहाँ दो तीन किरणें आ रही हैं, मतलब ये जिधर जा रही है इधर जा रही है, यानी कि ये वक्रता केंद्र नहीं है। वक्रता केंद्र के लिए एग्जैक्टली हमें उस बिंदु तक जाना होगा जहाँ प्रकाश की किरण बिल्कुल एग्जैक्टली वापस आ जाए। अब देखिए ये इसका वक्रता केंद्र है, ये वाला नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि हमें कोई कैमरा की ट्रिक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली साइंस चल रही है, फिजिक्स चल रही है। तो यहाँ पर ये इसका वक्रता केंद्र है जहाँ पर प्रकाश की किरण क्या है, एग्जैक्टली वहीं वापस आ जाती है परावर्तन के बाद। यहाँ देखिए ये इसका वक्रता केंद्र है, यहाँ से ये इसका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र होने के कारण क्या है, जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण की ओर बढ़ती है तो वह परावर्तन के बाद सीधी वहीं पर वापस मुड़कर आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने 3 रूल किए। जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद अब मुख्य अक्ष पर मौजूद एक बिंदु से गुजरती है जिसे हम फोकस कहते हैं।
दूसरा है जब भी कोई प्रकाश की किरण क्या है फोकस में से गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद क्या है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा हमने किया जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती हुई दर्पण पर पड़ती है तब वह परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर वापस मुड़ जाती है। यही है हमारे 3 नियम जिनको फॉलो करते हुए हम अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंबों को बनाएंगे। मुझे आशा है कि आपने इन तीनों नियमों को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम उत्तल दर्पण की ओर। बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने एक उत्तल दर्पण लिया है और उसके मुख्य अक्ष को दर्शाती हुई ये एक रेखा बनाई गई है। यहाँ पर ये इसका पोल है। चलिए पहला केस करते हैं जिसमें हम एक प्रकाश की किरण को इसके मुख्य अक्ष के समांतर लेके आते हैं और देखिए मुख्य अक्ष के जब समांतर किरण आ रही है तो क्या हो रहा है उसका, ये देखिए ये रही, तो क्या हो रहा है उसका, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद बाहर की ओर मुड़ गई। अवतल दर्पण के केस में क्या था, वो अंदर की ओर मुड़ रही थी, मुख्य अक्ष की ओर मुड़ रही थी, तो ये बाहर की ओर मुड़ रही है। इस तरह से इधर भी देख लेते हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और यह है बाहर की ओर जा रही है, समांतर आ रही है लेकिन बाहर की ओर जा रही है, तो ये किरणें बाहर की ओर जाती रहेंगी। तो यहाँ जो भी देख रहा होगा, यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वर होगा देख रहा होगा, उसको ये लगेगा कि प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं, इसके पीछे से आ रही हैं, उसको तो यही लगेगा ना। और तो इसलिए जब हम इसको पेपर पे दर्शाएंगे तो क्या दर्शाएंगे, ये दर्शाएंगे कि इसको पीछे बढ़ाएंगे पहले तो डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पर जो बिंदु बनेगा, देखिए आप 2 रेस के हेल्प से आप देख सकते हैं, जो भी रेस आगे की ओर बढ़ रही हैं मतलब परावर्तन के बाद कहीं और दिशा में जा रही हैं, ये दोनों आप देख लीजिए, इन दोनों की दिशा आप देख लीजिए, ये परावर्तन के बाद जहाँ भी जा रही हैं ये क्या कहीं बाद में मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, ये बढ़ती ही जाएंगी, इनकी दूरी जो बढ़ती जाएगी। इसीलिए हम इनको पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ा के डॉटेड लाइन से, तो देखिए क्या 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 बन जाएगा। जब इनको पीछे बढ़ाएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर इस लाइन की बात करें, इस लाइन की बात करें, इस रे की बात करें, तो इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं मिलेगी। अगर इधर वाली की बात करें तो इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कहीं पर एक दूसरे को मुख्य अक्ष पर काटेंगी। जब काटेंगी तो वह बिंदु क्या कहलाएगा, वह बिंदु कहलाएगा फोकस, वह बिंदु कहलाएगा फोकस। ठीक है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और यही फोकस की परिभाषा है। बस क्या परिभाषा बन गई, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वो परावर्तन के बाद, किससे परावर्तन के बाद, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है बच्चों, वास्तव में तो नहीं मिल रही ना, वास्तव में तो ये कहीं और किसी और दिशा में जा रही हैं, किसी और दिशा में जा रही हैं, और इसी पर हमें दिखाई तो दे रही हैं, कहीं से आ रही हैं। जब आ रही हैं मतलब हमें प्रतीत हो रही हैं, कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, मतलब फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है बच्चों, तो फोकस की परिभाषा हो गई। दोबारा बोल रहा हूँ, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तब वे उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, वही फोकस की परिभाषा हो गई। और हमारा पहला नियम भी हो गया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तब वह फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यह बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहेगा डायग्राम बनाते हुए, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे बिंदु की ओर, जिसमें हम प्रकाश की किरण जब फोकस से आती है तब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फोकस से आ रही है क्योंकि इसके पीछे से लाइट आएगी यह संभव नहीं है, तो इसीलिए हमें आभासी रूप से उसी दिशा में बनाना पड़ेगा। जैसे कि समांतर आई थी तो कहाँ गई थी, किस दिशा में गई थी, वो गई थी इस दिशा में। तो हम अब इसी दिशा में प्रकाश की किरण इस दर्पण पर डालते हैं ताकि ऐसा महसूस हो कि वो फोकस में से आ रही है। चलिए इस तरह से बनाते हैं,
यहाँ आप देख पा रहे हैं जो किरण, ये वाली किरण जो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है वह परावर्तन के बाद क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। ठीक है, ये वाली जो किरण है जो फोकस में से आ रही थी और बाद में क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। ठीक है, यानी कि वह प्रकाश की किरण जो फोकस में से आती हुई प्रतीत होती है वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, अगला बिंदु है जब वक्रता केंद्र की बात आती है। वक्रता केंद्र की बात करें तो वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण के लिए इसके बिल्कुल पीछे होता है। जब पीछे होता है, जैसे कि हमने फोकस के लिए हमने एक आभासी किरण दिखाने का प्रयास किया था कि वो आ तो इधर से रही थी लेकिन हम बता रहे थे कि उसको इधर से आ रही है, इसके पीछे से आ रही है। उसी तरह से वक्रता केंद्र के लिए भी हम एक आभासी किरण बनाएंगे, जो किरण तो वास्तविक होगी लेकिन यह दर्शाएंगे कि वह उसके पीछे से आ रही है। देखिए कैसे, अब यहाँ देखिए एक किरण दर्शा रहे हैं हम, जहाँ पर ये दर्शा रहे हैं कि किरण इसके क्या है, पीछे से आ रही है। तो यह किरण जो इसके बिल्कुल पीछे से आ रही है, यह दर्पण थोड़ा एंगल है, ध्यान से देखिए, इसके बीच में और इसके बीच में काफ़ी अंतर है। अगर आपको लग रहा है कि ये किरण इसके समांतर है, ये समांतर नहीं है, यह दर्पण पर पड़ रही है। दर्पण पर पड़ने के बाद क्या हो रहा है, ये उसी दिशा में वापस आ रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती है और दर्पण की ओर बढ़ती है तो वह परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है। तो इसमें हमने 3 नियम किए प्रकाश की समांतर किरण का, कि जब प्रकाश की किरण समांतर आती है तब क्या होता है, तब परावर्तन के बाद वह फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा हमने किया जब प्रकाश की किरण फोकस में से आती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा हमने किया जब प्रकाश की किरण क्या है, जब वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तब वह बिना मुड़े तुड़े वैसे ही परावर्तित हो जाती है। अगली वीडियो में हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनके कारण वस्तुओं की विभिन्न स्थिति के कारण, विभिन्न दूरियों के कारण बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में जानेंगे, उनके रेखा चित्र बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे। देखते रहिए, समझते रहिए और मुस्कुराते रहिए।